सो स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड माने एकीकृत। इंडिया के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है वो एकीकृत है। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोर्ट अलग है, उनकी अपने लॉज है या अपने कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और सुप्रीम कोर्ट अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, ऐसा नहीं है। सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस मीन दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज में होता है कि स्टेट कोर्ट अलग होता है, अलग तरह से चलता है। इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। The structure of the judiciary in India is pyramidal with the Supreme Court of the India on the top. जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का इंडिया के अंदर, उसमें ऑन द टॉप कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद स्टेट्स के हाई कोर्ट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर लोअर कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट बिलो देम एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द लोएस्ट लेवल। जैसे मैंने आपको बताया, द लोअर कोर्ट फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपर इंटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट्स। सुपर इंटेंडेंस का मतलब होता है देख रेख। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उससे ऊपर जो कोर्ट्स है, जो हायर कोर्ट्स है, वो उनकी देखरेख में चलता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट सब उसकी देखरेख में चलते हैं। हाई कोर्ट की देखरेख में उस स्टेट की जितनी भी कोर्ट है वो चलते हैं। ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है। तो जो इनका स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, वो देख लेते हैं। ऑन द टॉप, पिरामिड के टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट। जो ये डिसीजन लेता है, जो जिस भी केस की सुनवाई करता है या कुछ भी नया व्याख्या करता है कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोर्ट्स उसके लिए बाध्य होता है कि वो उसको माने। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर होता है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसकी सुनवाई कर सकता है, उस केस को मूव करके वो अपने पास ले सकता है। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर कोर्ट। या किसी स्टेट हाई कोर्ट में कहीं पर केस चल रहा है, वो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में उस केस को ट्रांसफर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट्स में केस होता है, उसमें कोई जजमेंट होता है तो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। रिट्स का मतलब है प्रादेश, कि कहीं पर भी किसी व्यक्ति पे अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन है तो वो हाई कोर्ट्स के थ्रू वो रिट्स लगा सकता है। कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है, उस स्टेट के अंदर कोई भी केस है उससे वो डायरेक्ट डील कर सकता है। एक्सरसाइजेज सुपर इंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। जो भी हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट्स आते हैं वो हाई कोर्ट की देखरेख में चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द केस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल केसेस होते हैं, उससे वो डील करता है। कंसिडर्स अपील्स ऑन द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। जो भी लोअर कोर्ट किसी भी केस में डिसीजन देता है उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो आप। डिसाइड्स केस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। जो भी सीरियस क्रिमिनल केस होता है उसकी वो हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है डायरेक्टली। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसिडर द केस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होता है वो कोई भी क्रिमिनल नेचर का कोई भी केस है या सिविल नेचर केस है उसकी सुनवाई वो करते हैं। 6 पॉइंट है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही पावरफुल संस्था है। हाउएवर इट फंक्शंस विद इन द लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा नियमित क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत करता है। द फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन और स्कोप ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास अपना एक क्षेत्राधिकार है और स्कोप ऑफ पावर है। स्कोप ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति का एक दायरा है। तो जो शक्ति का दायरा है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट है ओरिजिनल, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंगस्ट द स्टेट। कोई भी डिस्प्यूट होता है दो स्टेट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का डिस्प्यूट है या स्टेट और यूनियन के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इसको सुनता है, इस पर जजमेंट देता है। एपलेट, एपलेट का मतलब अपील ही है। कोई भी अपील को, ये लोअर कोर्ट की अपील को ये डायरेक्टली सुन सकता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अपील हो या सिविल अपील हो, ये डायरेक्टली सुन सकता है। एडवाइजरी, एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ।
किसी भी लॉ पे या पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर अगर प्रेसिडेंट से मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से मांगेगा, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट को वो एडवाइस कर सकता है। रिट्स का मतलब होता है न्यायालय का आदेश। तो कैन इशू रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड क्वो वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये 5 तरह की रिट्स है जो फंडामेंटल राइट्स के हनन के अगेंस्ट यूज की जाती है। इसको स्प्रिंग ऑफ द जस्टिस बोलते हैं या बोलते हैं न्याय का झरना। सुप्रीम कोर्ट इन रिट्स को लागू कर सकता है। और स्पेशल पावर क्या है? कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाई एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के क्षेत्र के अंदर कोई भी कोर्ट कोई भी आदेश करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पावर है। जो ये रिट्स है जो फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए यूज़ की जाती है, एक बार ये रिट्स हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी है, लेकिन हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए। ये रिट्स जो फंडामेंटल राइट्स के लिए यूज़ की जाती है क्या है? पहली जो रिट्स है वो है हैबियस कॉर्पस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अधिकारी को यह आदेश जारी कर सकता है कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे और कारण बताए कि आपने इसको गिरफ्तार क्यों किया है। अगर न्यायाधीश को उक्त कारणों से अगर न्यायाधीश असंतुष्ट है तो वो अधिकारी को उसको छोड़ने के लिए बोल सकता है। इसको हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। सेकेंड है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है परमादेश। इसके अंतर्गत न्यायालय अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर के दायरे में रह के करे, उससे बाहर जाके कार्य ना करे। इसको मैंडेमस बोलता है। थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। ये किसी भी लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उक्त कार्यालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकती है। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश देता है, उस आदेश को रोकने के लिए रिट्स यूज की जाती है, जिसे कहते हैं निषेध। ये चलते हुए कार्य को रोकने के लिए ये रिट यूज की जाती है। जो फोर्थ रिट है वो है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी का मतलब होता है प्रमाणिक। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बदलने के लिए ये रिट का इस्तेमाल होता है। प्रोहिबिशन जो रिट है और सर्शियोरारी जो रिट में इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोहिबिशन के अंदर न्यायालय द्वारा आदेशित किया हुआ चलते हुए कार्य को रोका जा सकता है और सर्शियोरारी में न्यायालय के द्वारा आदेशित कार्य के खत्म होने के बाद ये रिट लगाई जाती है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पलटा जा सकता है इस रिट से। फिफ्थ रिट है क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है अधिकार पर्चा। क्वो वारंटो का मतलब है आपका क्या प्राधिकार है। यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये पांचों रिट फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसको स्प्रिंग ऑफ जस्टिस या न्याय का झंडा भी कहते हैं। सेवंथ पॉइंट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अभी जो हमने फिगर देखी है, जो पावर जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन एरिया है उसके बारे में डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है उस डिटेल्स में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट बिफोर दैट। इसका मतलब ये होता है कि जो केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, जो लोअर कोर्ट के थ्रू नहीं आते, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आते हैं, उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। From the diagram above, you will notice that case involving federal relations go directly to Supreme Court. The original jurisdiction of the Supreme Court established it as an umpire in all the disputes regarding the federal matters. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and states and among the states themselves. The power to resolve such cases entrusted to the Supreme Court of India. इसमें यह बोला गया है कि जो भी केसेस होते हैं जो स्टेट्स के बीच में होते हैं, यूनियन और स्टेट्स के बीच में होते हैं, ये लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इन केसेस की सुनवाई करे। ये सारे केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। ये पावर से सुप्रीम कोर्ट के पास है कि दो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है या यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, वो डायरेक्टली इसको सुनवाई करेगा। इसी को हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद सच केस। सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है जो ऐसे केसेस की सुनवाई कर सकता है। जो डिस्प्यूट किसके बीच में है? जो डिस्प्यूट दो स्टेट्स के बीच में है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में। नाइदर द हाई कोर्ट नॉट द लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केसेस। इन दिस कैपेसिटी द सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बट आल्सो इंटरप्रेट द पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट को सेटल नहीं करता, इवन वो ये भी बताता है कि यूनियन की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई पावर
का इंटरप्रिटेशन भी उनको बताता है कि स्टेट की जो पावर है वो ये है और यूनियन की पावर ये है, और जो डिस्प्यूट है उसको भी सेटल डाउन करता है। तो इसी को हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। सेकंड है रिट ज्यूरिसडिक्शन। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, any individual whose fundamental rights had been violated can directly move to the Supreme Court for remedy। हमने जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है उसमें यह है कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स का हनन है तो वो हनन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में जा सकता है। रेमेडी माने अपने उपचार में, मतलब अपनी सुनवाई के लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ रिट, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है वो रिट्स के फॉर्म में देता है। द हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू द रिट, हाई कोर्ट भी इसी तरह से रिट दे सकता है। बट द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब ये उस व्यक्ति पे के निर्णय पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। वो दोनों कोर्ट्स में जा सकता है अपने, अगर उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो या वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, वो उसके ऊपर है। Though such writs, the court have give the order to executive to act or not to act in a particular way। तो जो कोर्ट हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है उन एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो ऐसा ना करे या इसको ठीक करे, और ठीक करके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी पर्सन का हनन ना हो। इसके बाद है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट में पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हाउएवर हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील। लेकिन इसमें यह देखना पड़ता है कि हाई कोर्ट ये बताए कि वो पर्सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है या नहीं कर सकता। दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हाई कोर्ट ये देखता है कि जो उसने जजमेंट किया है वो जो व्यक्ति है वो उस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है, तो वो ये देखता है कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो सही है या उसकी व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केसेस द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस अ पर्सन टू डेथ देन एन अपील कैन मेड टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। किसी लोअर कोर्ट में किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी गई है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट में अगर उसको डेथ पेनल्टी दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट में वो पर्सन अपील कर सकता है। ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट होल्ड द पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील इवन व्हेन अपील इज नॉट अलाउड बाय द हाई कोर्ट। इवन अगर हाई कोर्ट ने अपील को अलाउ नहीं किया होगी वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। Appellate jurisdiction means that the Supreme Court will reconsider the case and the legal issue involved in it। Appellate jurisdiction का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट है उसको जो भी फैसला लिया गया है बाय द हायर कोर्ट उसको रिकंसिडर कर सकता है कि इसके में कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या में कोई कमी तो नहीं है, उसके लिए वो उसको रिकंसिडर कर सकता है। If the court think that the law or the constitution has a different meaning from what the lower court understand, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation to the provision involved। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है जो कि लॉ की व्याख्या हाई कोर्ट ने की है और जो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या कर रहा है उन दोनों में अंतर है, तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को चेंज भी कर सकता है। द हाई कोर्ट टू हैव appellate jurisdiction over the decision given by the courts below them। और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, जो भी अपील उसके पास आई है उसमें अगर लोअर कोर्ट्स ने कोई भी व्याख्या कोई भी इंटरप्रिटेशन लॉ की गलत की है या उसके हिसाब से नहीं की है तो उसकी व्याख्या को चेंज कर सकता है, और जो भी लोअर कोर्ट ने फैसला किया है तो उसको बदल भी सकता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इन एडिशन टू द ओरिजिनल एंड एपलेट ज्यूरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉजेस एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो। ओरिजिनल और एपलेट ज्यूरिसडिक्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर भी होती है। ये क्या होता है? दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या किसी भी लॉ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लॉ के ऊपर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एडवाइस। लेकिन इसमें भी यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे चाहे तो एडवाइस ना दे, और प्रेसिडेंट के भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है
चाहे तो उस एडवाइस को माने या उस एडवाइस को ना माने। What then it is the utility of the advisory power of the Supreme Court? तो फिर जो एडवाइजरी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई, फिर उसका यूज क्या है? कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने नहीं मानी क्योंकि वो उसके जुरिडिक्शन के अंदर है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे रहा है वो उसको माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो फिर एडवाइजरी पावर की, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी पावर की जरूरत क्या है? द यूटिलिटी इज टू फोल्ड, दो तरह से इसका फायदा है। In the first place, it allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it. वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मैटर पे लीगल एक्शन लेने से पहले वो उनकी एडवाइस ले सकता है कि इस पे लीगल एक्शन लेने में क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराई है और इससे क्या रेपरकशन हो सकता है, फ्यूचर के अंदर क्या क्या हो सकता है। दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशन लेटर, जिससे लिटिगेशन का मतलब अभियोग। मान लिया गवर्नमेंट ने कोई भी एडवाइस नहीं ली और डायरेक्ट कोई एक्शन लिया, तो बाद में गवर्नमेंट में जाके लिटिगेशन अभियोग लग सकता है कि आपने ये बिना किसी से पूछे या सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस के बिना आपने ये एक्शन लिया और इससे ये गलतियां हो गई। तो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है कि किसी भी कार्य के अंदर उससे एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सेकेंडली, इन द लाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन ऑफ लेजिस्लेशंस। और जब जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकता है और सही जानकारी वो लेजिस्लेशन को दे सकता है, तो लेजिस्लेशन उसके अनुसार अपने कार्य को कर सकती है। तो दो फायदे हैं इस चीज के। तो अब आर्टिकल 137 क्या बोलता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर तो है कि जो लोअर कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके जजमेंट को वो दोबारा रिव्यू कर सकता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए किसी भी जजमेंट को भी दोबारा रिव्यू कर सकता है। बाय द आर्टिकल 137 वो अपने पुराने दिए हुए किसी भी जजमेंट को रिव्यू दोबारा कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। और आर्टिकल 144 क्या बोलता है? ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 144 क्या बोलता है? कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो सिविल है या जुडिशियल है, इंडियन टेरिटरी के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेकर काम करेगी। ये आर्टिकल 144 बोलता है। रीड द आर्टिकल कोटेड अबव, दीज आर्टिकल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूनिफाइड नेचर ऑफ आवर जुडिशरी एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल से जो हमारी जुडिशरी है उसके एकीकरण का पता लगता है और सुप्रीम कोर्ट की पावर का पता लगता है। Decision made by the Supreme Court are binding on all the other court within the territory of India। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है इंडियन टेरिटरी के अंदर, जो भी कोर्ट है उसके वो सब उससे बाइंड होता है, उनको वो मानना पड़ेगा। ऑर्डर पास बाय इट आर एनफोर्सेबल थ्रू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री। जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है वो कंट्री में ऊपर से लेके नीचे तक, टू द होल लेंथ एंड द ब्रेथ, सारे कोर्ट को, हर एक स्टेट्स को, यूनियन को, सबको मानना पड़ेगा। The Supreme Court itself is not bound by its decision and can at any time review it। और सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजन से बाउंड नहीं है, वो कभी भी अपने द्वारा दिए गए डिसीजन का रिव्यू कर सकता है। Beside, if there is any case of contempt of court, then the Supreme Court itself decides such a case। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर डायरेक्ट फैसला कर सकता है। So student, please subscribe my channel and share it as much as you can, and do not forget to press the bell icon. Thanks for now.